बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। आवाज सादिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये एक मुकम्मल किताब है। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 03332495 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3 सफ़ा नंबर 43 से। हम शादियां कैसे कर सकते हैं इमरान साहब? हमारा तो चीफ से मुआहदा है कि जब तक सीक्रेट सर्विस में रहेंगे ना तो हम शादियां कर सकते हैं और ना ही किसी से कोई रिश्तेदारी कायम कर सकते हैं। हावर्ड ने जवाब दिया, शादियां? क्या बात है, यहाँ मैं एक शादी कराने के लिए तरस रहा हूँ और तुम बाकायदा शादियां कह रहे हो, जिसका मतलब है अगर तुम्हें शादी की इजाजत दे दी जाए तो तुम एक साथ 5 शादियां कर लोगे। इमरान ने कहा तो वो दोनों हंसने लगे। 5-6 शादियां, 5-6 नहीं, हमने पूरी 100 शादियां कराने का फैसला कर लिया है। जहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान यूं उछला जैसे चौहान ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। 100 शादियां? क्या तुम दोनों शहंशाहों के खानदान से ताल्लुक रखते हो जो 100 शादियां करने का प्रोग्राम बना रहे हो? क्योंकि पुराने जमाने के शहंशाह, बादशाह, राजे और महाराजे ही 100 शादियां करते थे और इतनी शादियां करते थे। इमरान ने कहा, हम शादियां करने की नहीं कराने की बात कर रहे हैं। हावर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, कराने की? ओ, अब समझा, तुम मेरी शादी कराने आए हो। वाह वाह, वो भी एक नहीं पूरी 100। इमरान ने खुश होकर कहा तो दोनों एक बार फिर हंस पड़े। हम लड़कियों की शादियां कराने का कह रहे हैं। जहान ने हंसते हुए कहा, लड़कियों की? कौन सी लड़कियां? और एक लड़की 100 शादियां कैसे कर सकती है? ये ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ? इमरान ने कहा, एक लड़की की नहीं 100 लड़कियों की शादियां, और वो भी एक साथ, मतलब इज्तिमाई शादियां। हावर्ड ने कहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है अभी तो तुम दोनों में से एक की भी शादी नहीं हुई, फिर ये लड़कियां और वो भी 100। इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस मुल्क की यतीम लड़कियों की शादियां, आखिर वो भी तो हमारी बहनें ही हैं, क्या उनकी शादियां नहीं करा सकते? जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्क और कौम की लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, तुम किन किन की शादियां कराओगे? 2008 में शुमाली इलाका जात में जो जल्जला आया था उसमें खानदान के खानदान खत्म हो गए थे। कई माए बे औलाद और कई बच्चियां यतीम हो गई थी। आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उनका कोई पुरसानी हाल नहीं। लड़के तो जवान होकर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन इलाकों में रहने वाली लड़कियां आज भी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही हैं। इन इलाकों में न रहने के लिए मकान है, न खाने का सामान। हुकूमती सतह पर बस इनकी हालतें संवारने के सिर्फ वादे ही किए जाते हैं, लेकिन ताहाल इनके लिए कुछ नहीं किया गया है। यतीम मुस्कीन बच्चियों की हालत इंतहाई दर्दनाक है। उनके पास ना तो तन ढांपने के लिए लिबास होता है, न खाने का सामान। इन इलाकों में खास तौर पर किसी नौजवान लड़की की इज्जत भी महफूज नहीं है। इसलिए हमने खास तौर पर उस इलाके में जाकर दौरा किया था और वहां की हालत देखकर हमने फैसला किया है कि जिस हद तक हो सके उनकी मदद की जाए। मैं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके खाने पीने को तो मुयस्सर आ जाता है उन्हें, लेकिन बेशुमार लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है और वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनकी शादियां करा दी जाएं, ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगियां बेहतर अंदाज में जी सकें और नई जिंदगी हासिल करके अपने पुराने जख्म भूल जाएं। हावर्ड ने कहा, गोया 4 स्टार अब कारे हैर में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बना रहा है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, इन दिनों चूंकि हमारे पास कोई केस भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा
کہ इस वक्त को जाया करने की बजाय नेकी के कामों में लगाया जाए। ख्याल तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इस कार्य हैर में तुम 100 शादियां कराने का सोच रहे हो। इसमें तो अच्छा खासा खर्चा आएगा। इमरान ने कहा, इस सिलसिले में हम तमाम साथियों से बात कर चुके हैं। हस्बे तौफीक उन्होंने हमारी मदद भी की है। मिस जूलिया और बाकी सब ने हमें इतनी रकम दे दी है कि हम आसानी से 100 शादियां करा सकते हैं। हावर्ड ने कहा, तो इस सिलसिले में तुम सीक्रेट सर्विस से रुखसत लेना चाहते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम मेंबरान हमारे साथ चलने को तैयार हैं। मैंने मिस जूलिया से बारहा तलकीन की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में आपसे बात करें, वरना आप चीफ से बात करें, ताकि न सिर्फ वो हमें बाहुशी उन इलाकों में जाने की इजाजत दे दें, बल्कि इस कार्यहैर में खुद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जहान ने कहा, ये नेकी का काम है, और नेकी के काम से चीफ तो क्या, इस मुल्क का प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकता। फिर जूलिया को चीफ से इजाजत लेने में क्या मसला है? इमरान ने कहा, वो बात दरअसल ये है इमरान साहब कि हम मिस जूलिया के जरिए पहले भी चीफ से 1-2 बार रुखसत ले चुके, और इसी दौरान हमने इस इलाके का सर्वे भी किया था और शादियों के लिए सामान भी इकट्ठा किया था, जिसमें खासा वक्त लग गया था। इसलिए चीफ से बार बार हमारे लिए रुखसत लेने में मिस जूलिया कतरा रही हैं। हावर्ड ने कहा, ओ तो ये बात है। अब तुम चाहते हो कि इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें चीफ से रुखसत देकर दूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, हम यही चाहते हैं। जहान ने मुस्कुराकर कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें रुखसत लेकर दूंगा। इमरान ने कहा, शर्त? कौन सी शर्त? उन दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा, तो लड़कियों की लिस्ट में तुम्हें मेरा नाम भी शामिल करना पड़ेगा। उसने कहा तो वो दोनों बेहतियार हंस पड़े। क्यों? आपको किसी और लड़की की क्या जरूरत है? आपके लिए मिस जूलिया काफी नहीं है क्या? जहान ने हंसते हुए कहा, मेरा रकीब रोज सफेद मुझे जूलिया की तरफ देखने भी नहीं देता, और तुम उससे शादी की बात कर रहे हो? इमरान ने कहा। तो उनकी हंसी तेज हो गई। रकीब रोज सफेद तो आपके रास्ते की दीवार है ही नहीं। आप खुद ही इस मामले में कभी संजीदा नहीं होते। जिस दिन आप संजीदा होगे उस दिन रकीब रोज सफेद खुद आपके सर पर सेहरा बांधेगा, और वो खुद आ जाएगा आपके सर पर सेहरा बांधने के लिए। हावर्ड ने कहा, हाय काश कि वो दिन भी कभी आए। मैं तो इसी हसरत में बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ। इमरान ने महसूस अंदाज में कहा तो वो दोनों एक मरतबा फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या कहते हैं? हावर्ड ने पूछा। क्या कहूं, तुमने मेरा सारा स्कोप ही खत्म कर दिया है, और सिवाय इंतजार करने के और मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने कराह कर कहा, हम अपनी रुखसत की बात कर रहे हैं। जहान ने कहा, तुम जाओ, नेकी के काम में देर करने और किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अव्वल तो चीफ पूछेगा नहीं, और अगर उसने पूछ लिया तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा। खुद तो वो नकाब पोश जल्लाद बनकर शादी करता नहीं, तो वो दूसरों की शादियां कराने से कैसे रोक सकता है? इमरान ने कहा, देख लें, बिला इजाजत आउट ऑफ सिटी जाने से कहीं हमारी शामत ना आ जाए। हावर्ड ने हंसते हुए कहा, नहीं आती शामत। तुम जाओ और इत्मीनान से अपना काम करो। इस कार्य हैर में मुझसे भी अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, चाय तक मैं उधार के दूध, उधार की चीनी और उधार की पत्ती मंगवा कर पीता हूँ, लेकिन नेकी के इस काम के लिए मैं सलमान के खुफिया अकाउंट से 10-20 लाख निकलवा कर तुम्हें दे सकता हूँ। इमरान ने कहा, नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 100 शादियां कराने के लिए हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अगले टर्म में अगर जरूरत हुई तो हम आपसे ऐसे 100-200 चेक जरूर साइन करा लेंगे। जहान ने हंसते हुए कहा, 200 चेक? अरे बाप रे, इतने चेकों से तो मैं अपने साथ साथ सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान की भी 200 शादियां करा सकता हूँ, और वो भी एक साथ। इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो वो दोनों हंसने लगे। सलेमान, भाई सलेमान साहब,
उसने सलमान को हाँक लगाई। उसी लम्हे सलमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्रॉली में चाय के साथ स्नैक्स और बिस्किट भी मौजूद थे। बे वाह, इसे ही कहते हैं किस्मत। सलमान तुम दोनों के लिए चाय भी लाया है और स्नैक्स और बिस्किट भी। मैं अगर इससे एक प्याली चाय का कहता तो इसने दूध, पत्ती, चीनी और गैस न होने का बहाना बनाकर मुझे टरहा देना था। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों वक्त निकालकर रोज ही आ जाया करो, बल्कि यही हमारे साथ ही क्यों न रहना शुरू कर दो। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सब मिल जाया करेगा। ये सब देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। इमरान ने ट्रॉली में मौजूद सामान की जानिब नदीदी नजरों से देखते हुए कहा, तो उन दोनों के साथ साथ सलेमान भी मुस्कुरा दिया। मैंने सुना है कि आप दोनों नेक काम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराने। सलेमान ने चौहान और हावर की जानिब देखते हुए कहा, हाँ जा रहे हैं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम भी इनके जरिए किसी बेवा बूढ़ी को अपनाना चाहते हो? इमरान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप बताएं कि ये सच है? सलेमान ने कहा, हाँ हम दोनों इसी काम के लिए शुमाली इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हावर ने संजीदगी से कहा, बहुत खूब। नेकी के कामों में इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये ले, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसे ले जाकर मेरी इन बहनों में बराबर का बांट देना जिनकी शादियां होने जा रही हैं। सलेमान ने कहा और उसने ट्रॉली के निचले हिस्से में से एक बड़ा सा पैकेट निकालकर उनकी जानिब बढ़ा दिया। ये है क्या? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, 20 लाख रुपए। सलेमान ने कहा और उसकी बात सुनकर न सिर्फ इमरान बल्कि चौहान और हावर भी उछल पड़े। 20 लाख? तुम अपनी बहनों को तोहफे में 20 लाख भेज रहे हो, मगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? कल मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था तो मैंने तुमसे 100 रुपए उधार मांगे थे और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जहर खाने को भी एक पैसा नहीं, और ये 20 लाख? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हावर और चौहान भी हैरत से कभी सलमान की जानिब देख रहे थे और कभी उस पैकेट को जो उन्हें सलमान ने दिया था। नेकी के कामों के लिए मैं इसे छोटी मोटी रकम बचा ही लेता हूँ। सलमान ने बड़े सादा से लहजे में कहा, छोटी मोटी रकम? गजब खुदा का, 20 लाख रुपए की रकम तुम हेरात में दे रहे हो और उसे छोटी मोटी रकम कह रहे हो? सच बताओ, कहां से आई तुम्हारे पास इतनी रकम? किसी का घर लूटा है या किसी बैंक में डाका डाला है? इमरान ने गुर्राते हुए पूछा। जब घर में ही सब कुछ मौजूद है तो फिर किसी का घर या बैंक लूटने की क्या जरूरत है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा। तो इमरान यकलख्त उछलकर खड़ा हुआ। क्या मतलब? इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, मतलब ये कि आपने जो रकम पुराने जूते के डब्बे में छुपा कर रखी थी मैंने वो निकाल ली और ये वही रकम है। वहां पड़े पड़े सारे नोट खराब हो जाते, इसलिए मैंने नेकी के काम के लिए इन्हें दे दिए हैं। सलमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इमरान सर पकड़कर कराहता हुआ धम से सोफा पर गिर गया। खुदा की पनाह, तुम जैसे चील की नजरें रखने वाले से मेरी छुपाई हुई कोई भी चीज नहीं बच सकती। मैं अपनी शादी के लिए डैडी और सुपरफियाज को ईंट ईंट कर रकम इकट्ठी करता हूँ और लाख छुपाने के बावजूद वो तुम्हारे हाथ लग जाती है। कभी रकम तुम्हारे अकाउंट से मुंतकिल हो जाती है और कभी तुम हातम ताई के चचा बनकर इस तरह लोगों में बांट देते हो। मैं तो रह गया ना कमारे का कमारा। इमरान ने कहा तो हावर और चौहान हंस पड़े। अगर ये आपकी रकम है तो आप हमसे वापस ले सकते हैं, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, ये रकम सलमान की 100 बहनों को जाने। अब अगर ये रकम उन 100 बहनों तक ना पहुंची तो इन सब ने मुझे बद्दुआएं देनी है और उनकी बद्दुआएं मुझे लग जाएंगी और मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। इसलिए ये रकम तुम अपने पास ही रखो अपनी शादी के लिए। अब मुझे भीख मांग मांग कर ही रकम इकट्ठी करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो वो दोनों हंस पड़े। उन दोनों ने चाय के साथ बिस्किट और स्नैक्स लिए।
और फिर इमरान से इजाजत लेकर उठ खड़े हुए। अब चीफ को संभालना आपका काम है, हम तो जा रहे हैं। चौहान ने कहा, चीफ को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी इतनी बड़ी रकम मेरी आंखों के सामने से निकले जा रही है, मुझे कौन संभालेगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। घबराए नहीं, अगली टर्म में हम मजीद शादियों के लिए जो रकम इकट्ठी करेंगे उसमें आपका हिस्सा भी रख लेंगे, ताकि आपकी और मिस जूलिया की शादी कराई जा सके। हावर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का वादा? इमरान ने यकलखत मुस्तरद भरे अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। जी हाँ, पक्का वादा, चौहान ने कहा और उसने उनका हाथ थाम लिया। उन दोनों ने इमरान से इजाजत ली और वहां से निकलते चले गए। नया पैराग्राफ। चौधरी दिलावर हुसैन का रंग उड़ा हुआ था। तनवीर ने उसके दोनों बॉडी गार्डों को हलाक कर दिया था और उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसका रुख चौधरी दिलावर हुसैन की जानिब कर दिया था, जो इसकी जानिब निहायत हशमंगीन नजरों से घूर रहा था। क्या कहते हो चौधरी दिलावर हुसैन? तनवीर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए इंतहाई गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। तुम क्या चाहते हो? चौधरी दिलावर हुसैन ने खुद को संभालते हुए कहा। बताओ, ह्यूमन ट्रैफिक का यहाँ क्या सिस्टम है? वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तुमने तावान और दूसरे ममालिक में स्मगल करने के लिए दूसरे शहरों से अगवा कर रखा है? उनकी तादाद कितनी है और वो सब किस हाल में है? तनवीर ने एक ही सांस में कई सारे सवाल करते हुए कहा। मेरा ह्यूमन ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं, ना यहाँ कोई अगवाशुदा बच्चा है और ना ही कोई लड़की। चौधरी दिलावर हुसैन ने सर झटककर उसीले लहजे में कहा। सोच समझ कर जवाब दो, मैं अभी तुमसे निहायत नरम अंदाज में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तनवीर ने गुर्रा कर कहा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरी रिहायशगाह में और मेरे इलाके में मौजूद। अगर मुझे खराश भी आई तो ये सारा कस्बा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। मेरी नहीं, तुम अपनी फिक्र करो चौधरी दिलावर हुसैन। मैं मौत बनकर तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम्हारे हक में यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका सही सही जवाब दे दो, वरना, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और मशीन पिस्टल लिए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह चौधरी दिलावर हुसैन के नजदीक जाता, चौधरी दिलावर हुसैन जिस सोफे पर बैठा हुआ था उसने सोफे के पाए के पास जमीन पर मौजूद एक उभार को प्रेस कर दिया। उसने जैसे ही उभार प्रेस किया उसी लम्हे तनवीर के पैरों के नीचे जमीन का एक हिस्सा खुल गया। तनवीर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात काफी बड़ा था, जिसमें तनवीर गिरता चला गया। नीचे ठोस फर्श पर गिरकर तनवीर के 14 तबक रोशन हो गए थे। जैसे ही तनवीर नीचे गिरा, ऊपर खुले हुए हला के किनारे पर चौधरी दिलावर हुसैन आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से फातिहाना अंदाज में कहके लगाने लगा। अब बताओ, अब तुम्हारे मिजाजे गिरामी कैसे हैं? चौधरी दिलावर हुसैन ने हंसते हुए इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। तनवीर जख्मी नाक की तरह पलटा। उसने मशीन पिस्टल का रुख चौधरी दिलावर हुसैन की जानिब किया। इससे पहले कि वो फायर करता, चौधरी दिलावर हुसैन उसके हाथ में मशीन पिस्टल देखते ही तेजी से पीछे हट गया और दूसरे ही लम्हे छत का हिला तेजी से बंद होता नजर आया। हला के बंद होते ही वहां अंधेरा सा भर गया था। तनवीर गुर्राता हुआ उठा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नाक से इंतहाई तेज और नागवार सी बू टकराई। तनवीर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सांस रोकना चाहा, लेकिन उस वक्त तक गैस का असर उसके दिमाग तक पहुंच चुका था। वो लहराया और वहीं गिरता चला गया। जब तनवीर को होश आया तो उसने खुद को एक कोठरी जैसे तंग कमरे में एक सतून के साथ बंधा हुआ पाया। कोठरी के दरमियानी हिस्से में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था,
जिस के 2 एतराफ में स्तून बने हुए थे। इन स्तूनों के साथ जंजीरें बंधी हुई, जिनके दूसरे सिरों पर तनवीर के हाथ बंधे हुए। इसी तरह तनवीर की टांगे चौड़ी करके उन्हें भी सतूनों से लगी हुई जंजीरों से बांध दिया गया था। होश में आते ही तनवीर को सांप का मंजर किसी फिल्म की तरह दिखाई देने लगा और उसे याद आ गया था वो कस्बा दरवेशा में उस्ताद मिठल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आया, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात कस्बे के चौधरी से हो गई थी, जिसकी बातों से साफ अंदाजा हो रहा था कि वो और उस्ताद मिठल एक है। और तनवीर को बाबा रहमत से जो मालूमात मिली थी, उनके मुताबिक बच्चियों और जवान लड़कियों के अगवा में चौधरी दिलावर हुसैन भी बराबर का शरीक था। तनवीर ने उसे अपना तारुफ सेंट्रल इंटेलिजेंस के हवाले से कराया था, लेकिन चौधरी दिलावर हुसैन ने फौरी तौर पर सर अब्दुल रहमान से बात करके इसकी हकीकत का पता लगा लिया था कि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस की जानिब से नहीं आया है। तनवीर को इस बात पर हैरत हो रही थी कि चौधरी दिलावर हुसैन सोफे पर बैठा हुआ था। फिर उसने ऐसी कौन सी बटन प्रेस किया था कि अचानक तनवीर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और ऊपर से चौधरी दिलावर हुसैन ने हला बंद कर दिया था। उसके बाद उसने तनवीर को बेहोश करके कोई जोद असर गैस फायर कर दी थी, जिसकी वजह से तनवीर बेहोश हो गया था और अब उसे यहाँ कोठरी में इस जगह पर होश आया था। कमरे में कोई सामान नहीं था। तनवीर के पैरों से जूते भी निकाल लिए गए थे। कमरे में अजीब कसेली सी बू फैली हुई थी। तनवीर ने सर घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसके अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। कमरे का एक दरवाजा था जो सामने के रुख था और बंद था। छत पर एक बल्ब जल रहा था, जिसकी तेज रोशनी कमरे में फैली हुई थी। तनवीर अभी इधर उधर देख ही रहा था कि उसी लम्हे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे एक से ज्यादा अफराद दौड़े चले आ रहे। इन आवाजों को सुनकर तनवीर के आसाब तन गए, मगर फिर एक ख्याल आने पर उसने अपने आसाब ढीले किए और यूं सर झुका लिया, उसे अभी तक जैसे होश ही न आया हो। उसकी थोड़ी सी आंखें खुली थी। बाहर उसे दरवाजे के ताले में चाबी लगने की आवाज सुनाई दी। फिर कुंडा खुला और फिर दरवाजा खुलता चला गया। तनवीर ने आंखों की झुर्रियों से देखा। उसे चौधरी दिलावर हुसैन के साथ 5-6 आदमी अंदर आते दिखाई दिए। उसके चारों साथियों के हाथों में मशीन गन्नें थी, जबकि 5वां शख्स खाली हाथ था और चौधरी दिलावर हुसैन के हाथों में चमड़े का एक कोड़ा दिखाई दे रहा था। खाली हाथ वाला शक्लो सूरत से बदमाश टाइप दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जैसे हवासत सख्त होकर रह गई थी। ये तो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। चौधरी दिलावर हुसैन ने तनवीर का ढलका हुआ सर देखकर कहा, तो ये है वो जो यहाँ मेरे बारे में मालूमात हासिल करने आया था। बदमाश नुमा नौजवान ने तनवीर की जानिब गौर से देखते हुए, हाँ, इसने कहा था कि इसका ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और उसे डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान ने भेजा है। लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरे और सर अब्दुल रहमान के कैसे मुरासम हैं, इसलिए अब मुझे इसने मिलने के लिए पैगाम भेजा तो मैंने उसी वक्त दारुल हुकूमत में सर अब्दुल रहमान को कॉल कर ली थी, जिन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कस्बा दरवेशा में अपने किसी ऑफिसर को भेजा है। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा, मगर ये है कौन और उसे बाबा रहमत के बारे में कैसे पता चला? नौजवान ने कहा, इसीलिए तो इसे यहाँ कैद कराया है ताकि इसकी जुबान खुलवाई जा सके। इसने तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में जो बातें की हैं उसे सुनकर मैं परेशान हो गया था। इसे ये भी मालूम है कि हम बच्चे न सिर्फ तावान के लिए हुआ कराते हैं बल्कि उनसे ह्यूमन ट्रैफिक भी करवाते हैं। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा, फिर तो ये बेहद खतरनाक इंसान है और इसकी जुबान खुलवाना तो बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है
کہ اس کا تعلق خفیہ پولیس سے ہو؟ نوجوان نے، مجھے بھی اسی بات کا خدشہ ہے استاد مٹھل۔ اگر اس کا تعلق خفیہ پولیس سے ہے تو ہمیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے کنفرم کر لیا ہے کہ یہ یہاں اکیلا آیا ہے، لیکن اس کا تعلق واقعی خفیہ پولیس سے ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی تلاش میں یہاں ضرور آئے گا۔ میں نے قصبے میں ہائی الرٹ کر دیا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی غیر متعلق شخص اس طرف آئے اسے پکڑا جا سکے۔ چودھری دلاور حسین نے کہا، اس کی کار کہاں ہے؟ نوجوان نے کہا، جسے چودھری دلاور نے استاد مٹھل کہا تھا، اس کی کار میں نے ٹھکانے لگا دی ہے، وہ حویلی کے دوسرے تہخانے میں۔ یہاں اگر کوئی آیا تو لاکھ سر پھٹکتا رہے گا، مگر نہ اس کے بارے میں کچھ پتا چلا سکے گا نہ اس کی کار کے بارے میں۔ چودھری دلاور حسین نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ اسے ہوش دلائیں۔ واقعی میں خود اسے بلوا لوں گا کہ یہ کون ہے اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے۔ استاد مٹھل نے، شیری، کہ تم نے اسے ہوش میں لانے والا انجیکشن لگایا تھا؟ چودھری دلاور حسین نے اپنے ایک مسلح ساتھی سے مخاطب ہو کر پوچھا، جی چودھری صاحب، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے انجیکشن لگا دیا تھا۔ ویسے اب تک تو اسے ہوش آ جانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ اس شخص نے کہا، شاید اس پر ٹربل گیس کا زیادہ اثر ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر اسے اگلے 2-3 منٹ تک ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے 111 کا ایک اور انجیکشن لگا دینا۔ چودھری دلاور حسین نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں لگا دوں گا، شیری نامی شخص نے جواب دیا۔ استاد مٹھل تنویر کے نزدیک آ گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھتے کہ چہرے پر میک اپ کے تو کوئی آثار نہیں۔ آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ اس کا کوئی اتا پتا نہیں ملا آپ کو؟ مٹھل نے پوچھا۔ اس کی جیب سے رقم کے علاوہ چند کارڈز نکلے ہیں جو اس کے اپنے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سائلنسر لگا مشین پسٹل تھا اور کچھ دوسرا سامان جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھنے میں وہ سامان بچوں کے کھلونے جیسا نظر آتا جو شاید آتے ہوئے راستے میں اس نے بچوں کے لیے خریدے ہوں گے۔ چودھری دلاور حسین نے کہا تو تنویر سمجھ گیا کہ وہ اس کھلونے نما سائنسی اسلحے کی بات کر رہا ہے جو اسے ضرورت کے لیے عمران نے دے رکھے تھے۔ اس کا شناختی کارڈ؟ استاد مٹھل نے پوچھا۔ نہیں، اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں۔ چودھری دلاور حسین نے کہا، اس کی کار کی تلاشی لینی تھی۔ استاد مٹھل نے کہا، لی تھی۔ کار کے مختلف حصوں میں اچھا خاصا اسلحہ ملا ہے، جدید بھی ہے اور انتہائی تباہ کن بھی۔ ہم نے وہ سب اپنے قبضے میں لے لیا۔ چودھری دلاور حسین نے کہا، کیا یہ اسلحہ لے کر ہماری کرائم کی دنیا ختم کرنے کے لیے آ گیا تھا؟ استاد مٹھل نے کہا، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ چودھری دلاور حسین نے، اسی لمحے چودھری دلاور حسین کی جیب میں موجود سیل فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس کا ڈسپلے دیکھ کر چونک پڑا۔ 1 منٹ میں ابھی آیا، چودھری دلاور حسین نے کہا، اور اس نے کوڑا استاد مٹھل کو پکڑا دی۔ استاد مٹھل کو کوڑا پکڑاتے ہی وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا۔ چودھری دلاور حسین کے جاتے ہی استاد مٹھل ایک بار پھر غور سے تنویر کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ وہ غصے سے کوڑے کو بل دے۔ تنویر نے سوچا کہ اب اسے زیادہ دیر بے ہوشی کی اداکاری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جس شخص کے لیے یہاں آیا وہ اس کے سامنے تھا۔ استاد مٹھل اور چودھری دلاور حسین کی باتیں سن اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ان بچوں کے اغوا کاری میں ملوث ہیں۔ اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تو اسے مزید بے ہوش رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اس نے اچانک کراہنا شروع کر دی کہ کراہنے کی آوازیں سن کر استاد مٹھل چونک پڑا۔ تنویر نے کراہتے ہوئے آنکھیں اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کیا؟ میں کہاں ہوں اور مجھے اس طرح کیوں باندھا گیا ہے اور تم کون ہو؟ تنویر نے انجان بنی انتہائی کامیاب اداکاری کرتے ہوئے کہا،
ادھر دیکھو میری طرف۔ استاد مٹھل نے تنویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ تنویر نے اسی طرح سے جان لہجے، میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم یہاں آئے تھے۔ استاد مٹھل نے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تمہاری تلاش میں؟ مگر میں تو یہاں استاد مٹھل کے لیے آیا تھا۔ کیا تم استاد مٹھل ہو؟ تنویر نے اس انداز میں کہا، ہاں میں ہوں استاد مٹھل، بولو کیوں تلاش کر رہے تھے؟ استاد مٹھل نے کرخت لہجے میں کہا، مجھے تمہارے بارے میں بابا رحمت نے ٹپ دی تھی۔ میں نے کہا، ٹپ؟ کیسی ٹپ؟ استاد مٹھل نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تم سے علیحدگی میں بات کرنی۔ تنویر نے اس کے پیچھے کھڑے مسلح افراد کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے دھیرے لہجے میں کہا، یہ میرے آدمی، تمہیں جو بات کرنی ہے ان کے سامنے کر سکتے ہو۔ استاد مٹھل نے کہا، نہیں تم انہیں باہر بھیج دو، تم نے مجھے باندھ تو رکھا ہے، اس لیے تمہیں بھلا مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنویر نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ استاد مٹھل غور سے اس کو دیکھ رہا، لیکن وہ تنویر ہی کیا جو اتنی آسانی سے قابو آ جاتا اور کوئی اتنی آسانی سے اس کا چہرہ پڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ لوگ باہر اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب میں آواز دوں تو فوراً اندر آ جانا۔ استاد مٹھل نے چند لمحے سوچنے کے بعد مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا، تو ان چاروں نے اسبات میں سر ہلا دی اور کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ باہر جا کر دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ اب بتاؤ کیا بتانا چاہو، لیکن پہلے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم ہو کون اور آئے کہاں سے ہو؟ استاد مٹھل نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔